एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग ये से लिंगू को हेल्प करने के लिए वो स्पेशल चैनल दोबारा ओपन करने के लिए कहता है। वो कहती है कि वो स्पेशल चैनल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए खोला जा सकता है जो लोग आर्ट्स, मैथ या फिर स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, और उन लड़कों के लिए जो लोग वीडियस और मोरल हो। प्रिंसिपल ये रूल पर्टिकुलरली फेंग के लिए बनाई थी। अब जब हम लोग सेमेस्टर के बीच में हैं, इसलिए कोई भी रूल को चेंज करके उसे इनरोल नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर फेंग थोड़ा सा निराश हो जाता है और सोचने लगता है आखिर उसका हेल्प कैसे किया जा सके। तभी उसे याद आता है कि लिंगू बैडमिंटन काफ़ी अच्छा खेलती है, इसलिए वो कहता है कि ये बैडमिंटन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसलिए वो कहता है कि बैडमिंटन काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती है, इसलिए बैडमिंटन स्पेशलिस्ट के जैसे इनरोल की जा सकती है। ये सुनकर वो कहती है शायद ये काम कर सकता है। अगर हमारे स्कूल का बैडमिंटन एसोसिएशन इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो स्पेशल चैनल ओपन हो सकता है। इसलिए फ्रैंक जल्दी से मॉनिटर को कॉल करके उसे पूरा सिचुएशन बताकर उसे लिंगू के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए कहता है, जिस लेटर के जरिए वो लोग स्कूल को उसका एबिलिटी प्रूव कर देंगे। वो इसके लिए मान जाती है। ये सुनकर फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर अब मोया को कोई भी एहसान नहीं है, अब वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। लेकिन तभी तोंगफे उसे कॉल करके कहती है कि मैं ये लेटर नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि मैं बैडमिंटन एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ। उस दिन मोया मुझे सिर्फ अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए इन्वाइट की थी। बैडमिंटन एसोसिएशन का चेयरपर्सन मोया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा होता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। इसके बाद फैंग मोया के पास जाकर उसे पूरा स्टोरी बताकर कहता है कि ये रहा पूरा कहानी, इसलिए क्या अब तुम उसका रिकमेंडेशन लेटर लिखोगी। मोया उससे कहती है तुम्हें पता तो होगा ही कि इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है। इसलिए फैंग उसे 50 सेंट देकर उसका हेल्प करने के लिए कहने लगता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए कहने लगती है। तभी फैंग उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुम ये नहीं करती हो तो इससे तुम ही मुसीबत में पड़ जाओगी। वो पूछती है वो कैसे। फैंग बताना शुरू करता है कि तुमसे मुझे बताइए कि तुम्हारा एसोसिएशन का फंडिंग इस साल होने वाले बैडमिंटन कॉन्टेस्ट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा एसोसिएशन जीतने लायक नहीं है, और हमारे स्कूल का बैडमिंटन एसोसिएशन का चेयरपर्सन होने के कारण अगर सब कुछ ऐसा होता है तो तुम ही मुसीबत में फंस जाओगी। ये सुनकर मोया हंसने लगती है। ये देखकर फैंग पूछता है आखिर तुम हंस क्यों रही हो। वो कहती है तुम गलत हो फैंग, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं लिंगू को इनरोल करने में हेल्प करूँ या ना करूँ, और मुझे हारने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और फंडिंग मिले या ना मिले मुझे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुसीबत में नहीं पड़ने वाली हूँ। ये सुनकर फैंग हैरानी से कहता है लेकिन चेयरपर्सन होने के कारण तुम एसोसिएशन को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मोया कहती है इस एसोसिएशन का चेयरपर्सन होने के कारण तुम्हें वो सभी काम करना पड़ेगा जो तुम्हारा सुपीरियर तुम्हें देगा, और अगर तुम्हारा सबऑर्डिनेट कुछ भी गलती करता है तो उसके बदले भी सजा तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए कोई भी चेयरपर्सन नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर वो उससे पूछता है तो आखिर तुम चेयरपर्सन क्यों बन गई। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगती है क्योंकि मैं अपने चेयरपर्सन का पावर का गलत यूज करके रोमांटिक सिनेरियो क्रिएट करना चाहती थी जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिल सके। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लड़का और एक लड़की को एक साथ वर्कआउट करने के लिए कहती, और एक लड़का और लड़की को स्टोरेज हाउस में भेजकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देती, और उसके बाद मैं उनके एक्सपीरियंस पर स्टोरेज लिखना शुरू कर देती। लेकिन इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे स्कूल में एक भी लड़के ही नहीं है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि इसे ये सब पहले देख लेना चाहिए था। वो कहती है पिछले साल कई सारे मेल स्टूडेंट्स आए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, लेकिन वो सभी लोग बेकार थे, किसी नोवेल में लिखे जाने लायक वो लोग नहीं थे, और सभी नाटक बंद करते हुए उससे कहती है कि मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे एक्सपेरिमेंट्स में पार्ट लेना पड़ेगा और मुझे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फैंग कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब नोवेल राइटर हो, और उससे पूछता है किस तरह का एक्सपेरिमेंट्स। वो उसके सामने कई सारे पेजेस पटक कर कहते कि मेरा नोवेल एक लड़के पर फोकस करता है जिसमें वो लड़का मार्शल आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ही बेकार है। उस लड़की को जबरदस्ती एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया जहां से वो स्कॉलरशिप ले सके। वहां पर वो लड़का कई सारे लड़कियों से मिलता है और उनका हारेम किंग बन जाता है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो पूरा मेरा ही कहानी है। मोया कहती है बिल्कुल सही, क्योंकि ये तुम्हारा ही बायोग्राफी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कोई कैरेक्टर किसी सर्टेन कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। तभी फैंग हार मानकर उससे पूछता है कि आखिर तुम किस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो। वो कहती है सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगी कि एक लड़का कैसे रिएक्ट करेगा जब कोई लड़की उसे सीड्यूस करती है, तो इसके लिए वो कैमरा भी सेटअप करती है। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली हो। वो कहती है ऑफ कोर्स। ये कहकर वो उससे अपना पहला सीन बताती है कि पहला सीन में मेन लीड गलती से स्कूल के डिसिप्लिन कमेटी के लीडर को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख लेगा। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड होकर सोचने लगता है कि कहीं इससे पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने गलती से नाइस को देख लिया था। वहीं पर मोया ये बोलकर नाच रही होती है कि मैं तो जीनियस हूँ, मैंने कितना जल्दी एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ये देखकर फैंग अपने मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब वो सिर्फ फेक रही है। तभी मोया उससे अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट बताती है जिसमें फैंग उसे ड्रेस
ड्रेस चेंज करते वक्त देखेगा और वो सभी रिएक्शन रिकॉर्ड करेगी जो नेचुरली होगा। ये सुनकर फैंग चिल्लाने लगता है कि पागल हो गई हो क्या। वो कहती है मैं आर्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं पूरा नेकेड नहीं होंगी। और कैमरा ऑन करके उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तभी वो चेंज करके उससे पूछती है कि ये ब्यूटीफुल है ना। फैंग ताली बजाते हुए कहता है कि हाँ बहुत ही गॉर्जियस है। तभी वो वीडियो देखती है जिसमें वो उसका वैसे रिएक्शन देखकर कहती है कि तुम इतना ज़्यादा इंडिफरेंट क्यों बनते जा रहे हो। वो कहता है मुझे नहीं पता। तभी वो किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और कुछ देर के बाद वहाँ पर वेवे आकर कहती है कि मैं आ गई। उसे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये यहाँ पे क्यों आ गई। वेवे फैंग से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मोया को मुझसे अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ हेल्प चाहिए। मोया कहती है कि मैंने एक सीन सिलेक्ट किया था जिसमें फैंग एक लड़की को चेंज करते वक्त देखेगा, बट इसने अच्छे से परफॉर्म किया ही नहीं। वेवे कहती है तुम इसमें बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। फैंग इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है। ज़्यादातर लड़के इरोटिकली चार्ज एनिमल होते हैं, बट उनमें से भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। फैंग उन्हीं में से एक है। मोया कहती है कि हाँ तुम ठीक ही बोल रही हो। फैंग का तो वो इंजर्ड हो गया है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है बट मैं रिकवर कर चुका हूँ। वेवे कहती है वैसी बात नहीं है, फैंग एक जेंटलमैन है। नॉर्मली वो किसी भी लड़की को पोलाइटली ट्रीट करेगा, कभी भी उनका गलत फायदा नहीं उठाएगा। मोया पूछती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। वेवे कहती है मुझे सोचने दो। ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है कि मोया तो हार्मलेस है बट वेवे नहीं। चाहे वो मुझे कितना ही सीड्यूस क्यों ना कर ले, बट मुझे बिहेव करना ही पड़ेगा। मोया पूछती है क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया है। वो कहती है हाँ एक रास्ता है। ये बोलकर वो बताने वाली होती है और फैंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और वहीं पर मोया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तभी वो कहती है सबसे अच्छा रास्ता है कि हार मान जाओ। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वेवे कहती है कि तुमने अभी उसके सामने अपना ड्रेस चेंज किया बट वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करना मीनिंगलेस है। अभी तुम्हारे पास अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए होगा तो तुम नोंगोंग से कंसल्ट करना। ये देखकर फैंग थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि क्या वेवे अभी मेरा हेल्प किए। तभी वेवे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुक कर फैंग से कहती है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो। तभी वो मोया को लिंग्यू के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए थैंक्स बोलकर उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर ही गया था, बाय द वे मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। वो कहती है बस इतना ही कहना है क्या। फैंग कहता है तो ठीक है चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला देता हूँ। ये बोलकर वो लोग कैफे में चले जाते हैं। वो कहती है तुम मेरे लिए एक कॉफ़ी खरीद दी है क्योंकि तुम मेरे ऊपर अपना कोई भी एहसान नहीं रखना चाहते हो ना। ये सुनकर फैंग कहने में थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है, लेकिन तभी वो कहती है ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों को इस चीज़ का डर होता है कि उन्हें वो चीज़ करनी पड़ती है जो वो नहीं करना चाहता है उनके हेल्प के बदले। एक कॉफ़ी के कप से अपना एहसान चुकाना काफ़ी अच्छा तरीका है, तुम यही सोच रहे हो ना। फैंग हाँ में जवाब देकर कहता है कि मोया मुझे अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोर्स की थी मेरा हेल्प करने के बदले। वेवे कहती है इसका मतलब मैं सही थी, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं मोया को तुम्हारी हेल्प करने के लिए मना लूंगी और अगर वो तुम्हें फिर से किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कहती है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके लिए फैंग उसे थैंक्स कहता है। वो कहती है आज मैंने तुम्हारा हेल्प किया और तुमने कॉफ़ी से मुझे रिवॉर्ड किया, इसलिए अब हमारे हिसाब बराबर हो गया है, लेकिन अगर मुझे कभी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूंगी। वो कहता है मुझे इसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हें कॉफ़ी से भी बड़ी चीज़ से रिवॉर्ड करना चाहिए था। वो कहती है ज़्यादा गिल्टी फील मत करो, मेरा कॉफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन जब मैं इसे तुम्हारे साथ पी रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है। ये सुनकर फैंग का बॉडी में एक करंट से दौड़ जाता है। वहीं कैफे के बाहर एक लड़की होती है जो उनकी बातें सुन रही होती है और रिकॉर्ड भी कर रही होती है, और वो लड़की ये के लिए काम करती है। ये सब रिकॉर्ड करके वो जाकर उनके मेट्स को दे देती है। वहीं पर ये सुनकर ई कहती है कि वेवे बाकी लड़कियों से काफ़ी बेटर है। निया कहती है अगर रिकॉर्डिंग से जज करे तो मैं ये कह सकती हूँ वो फैंग को किसी तरह का हेल्प की होगी और बदले में वो फैंग से कुछ भी नहीं मांगी, बल्कि इसके बदले वो फैंग को वो करने दी जो वो करना चाहता था अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। वो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी निकली। जिया पूछती है आखिर वो ट्रिकी कैसे हो गई। निया बताती है कि इससे पता चलता है कि वेवे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। वो जानती थी कि फैंग के ऊपर उसका जो एहसान है उसका यूज करके वो उसके करीब नहीं जा सकती है, क्योंकि अब फैंग काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो चुका है। फैंग जो करना चाहता था वेवे उसे वही करने दी। ये करके वो फैंग को रिलैक्स फील करने दी और उसके ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ दी। वो कॉफ़ी तो सिर्फ नाम की पी थी, ये उसका तरीका था फैंग को ये बताने का कि इसके बदले उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आखिर वो सिसली की बेटी जो है, पिछली बार जब हम लोग मॉल में मिले थे तब मैं सिर्फ उसे देख कर ही कह सकती थी कि वो अपनी बेटी को सपोर्ट करने से ज़्यादा करने वाली है। वेवे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है डील करने के लिए, इसलिए अब से तुम लोगों को और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये कहते ठीक है, अब से हम लोग और ज़्यादा कॉशन रहेंगे। वहीं पर वेवे को दिखाते हैं जो सब कुछ अपनी मदर को बताकर कह रही होती है कि बस यही सब हुआ था। वो कहती है मेरे हिसाब से तुम सच में बहुत ही अच्छा काम की हो और
और अगर सच बोलूँ तो मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम्हें उस लड़के से प्यार हो जाएगा। वे भी कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो। वो कहती है कि तुम लड़कों को लेकर काफी ज्यादा पिकी हुआ करती थी। जितना ज्यादा तुम लड़कों के नेचर के बारे में जानोगी उन पर से तुम्हारा क्रश होने का चांस घटते जाता था। तुम पब में कई सारे लड़कों से मिल चुकी हो, तुम सिर्फ किसी भी लड़के से मिलते ही बता देती थी कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र होने लगी थी कि तुम्हें किसी से प्यार होगा भी या नहीं होगा। वे कहती कि मैं भी पहले यही सोचा करती थी और जब मैं फैंग से पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि वो भी बाकियों की तरह इरोटिकली चार्ज होगा, लेकिन जब मैं उसे चेस करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि वो किसी भी लड़की पर हिट करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो सिडक्शन पर रिएक्ट कर भी जाता है तो भी। उसकी मदर कहती है शायद वो कोई डरपोक होगा। वो कहती है मुझे भी पहले लगा था, लेकिन जो वो अपनी बहन के लिए किया था उससे कई सारे स्कूल की लड़कियां उसकी फैन बन गई हैं। कोई डरपोक इतना ज्यादा ब्रेव नहीं हो सकता है। उसकी मदर कहती है जब मैं यंग थी तब मैं भी एक सिमिलर बंदे से मिली थी। मैं ये जानकर खुश हूँ कि तुम भी उसके जैसा जेंटलमैन से मिली हो। हम दोनों ही काफी लकी हैं। वे कहती है कि हाँ मैं लकी हूँ, बट मैं पोकर गेम में लकी नहीं हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि फैंग स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली लिंग्यू का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। जब से मैं जापान से आया हूँ तब से एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़े होते ही जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि समर वेकेशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर मोया आकर उसे मारते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है और उससे कहती है ज्यादा पैनिक मत करो, मैं तुम्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं कहूँगी। वो कहती है कि मैं वेवे से डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगी। वेवे कही कि तुम भरोसा करने लायक हो इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली लिंग्यू का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया और मेरे ऊपर वेवे का एहसान है, इसलिए मुझे उसे एक बार डिनर के लिए पूछना चाहिए। तभी मोया उसे रुक कर फाइनल एग्जाम के लिए गुड लक बोलकर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इतना ज्यादा खो जाओ कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ और तुम्हें विंटर ब्रेक में भी स्कूल आकर पढ़ना पड़े। फाइनल एग्जाम का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं पढ़ा होता है।